तो ये हमारा आज का टॉपिक है माइस्क्यूएल क्यूरीज। बैक एंड डेवलपर के लिए जरूरी है कि वो डेटाबेस के ऊपर काम करे और वो डेटाबेस की क्यूरीज को समझता हो कि किस तरह से डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन की जाती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट डेटाबेस का टेबल कैसे बनाया जाता है, और फिर उसके ऊपर हम तमाम क्यूरीज को आज पढ़ेंगे। एजेंडा आज का हमारा ये है कि आप डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो क्या होती है उसको सीखें, और किस तरह से माइस्क्यूएल के अंदर डेटा मैनिपुलेशन की जाती है उसको सीखें। ठीक है। तो पहले हम डेटा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टोरी है कि भाई एज अ एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव आई वांट टू रजिस्टर माई सेल्फ एज अ एनजीओ यूजर सो दैट आई कैन एक्सेस माई डैशबोर्ड। तो ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। यूजर नेम पासवर्ड जरूरी है यहाँ पर होना। बट अगर हम इसको और डिटेल में लिखें, तो अगर हम टेबल बनाएंगे इस एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि वो बाद में उसको लॉग इन भी कर सके, तो हम और भी डिटेल इसके साथ में, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम हम लेंगे आईडी का, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, प्राइमरी की होगा इस टेबल के लिए। और प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम आपके टेबल के अंदर जो हर एक रॉ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे। तो मतलब यह है कि उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू एक बार आ गई वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, यूनिक हो जाए वो कॉलम। तो ऐसी वैल्यू प्राइमरी की बना सकते हैं हम अपने कॉलम टेबल के अंदर। और प्राइमरी की कुछ शर्तें हैं कि प्राइमरी की जो है वो एक ही हो सकती है एक टेबल के अंदर, मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। ठीक है। और हमेशा उस कॉलम को प्राइमरी की बनाया जाएगा जो कि यूनिक रहे, हमेशा उसके अंदर कभी कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना आए। ठीक है। अच्छा, तो लेट से एक कॉलम हो गया आईडी का, एक हो गया यूजर नेम का, एक हो गया पासवर्ड का। एक हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एनजीओ टाइटल का कॉलम। ठीक है, ये हम बना लेंगे। अब यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये जस्ट मैं नोट कर रहा हूँ कि हमें ये कॉलम चाहिए। जब हम बनाएंगे इसको प्रॉपरली तो नाम प्रॉपर रखेंगे और फिर उसकी डेटा टाइप भी सीखेंगे। लेट्स से हमने लिखा एनजीओ का टाइटल, ये हो गया। हमने कभी एनजीओ का जो है कॉन्टैक्ट नंबर, एनजीओ की ईमेल, ये भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एनजीओ का एड्रेस, ये भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लेट्स से ये एक हमारा टेबल है, और फिर हम एक कॉलम रखेंगे इज एक्टिव, कि भाई ये एनजीओ हमारे पास एक्टिव है या नहीं है। ठीक है। तो लेट्स से ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं कि भाई एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव है कौन, यूजर नेम पासवर्ड तो आ गया, उस बंदे का फुल नेम ले लें। ठीक है जी। तो हमने कहा भाई एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ कॉलम ले लिए। तो ये सारे कॉलम हैं जो हमें ज़रूरी हैं हमारे डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, ये हमें ज़रूरत है एनजीओ को रिकॉर्ड करने के लिए इन सारी चीज़ों की। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो टेबल है ये कैसे बनेगा, और इस टेबल को बनाने के बाद इसके अंदर डेटा मैनिपुलेशन किस तरह से होगी। तो चलते हैं हम, हमारे पास जैम्प इंस्टॉल्ड है, तो जैम्प का कंट्रोल पैनल खोल लेते हैं। और यहाँ पर अपाची और माइस्क्यूएल की सर्विसेज स्टार्ट कर लेंगे आप, अगर स्टार्ट ना हो तो। ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेने के बाद मैं जो मेरा कंट्रोल पैनल है उसको बस क्लोज करता हूँ। ठीक है, क्विट नहीं कर रहा, क्विट करूंगा तो सर्वर ही बंद हो जाए। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर लिया। अब मैं अगर अपने किसी भी ब्राउजर पे जाके लिखता हूँ लोकल होस्ट और पोर्ट नहीं देता, तो बेसिकली ये अपाची का वेब सर्वर रन हो रहा है। तो ये मुझे सैम दिखा रहा है कि भाई अपाची का वेब सर्वर चल रहा है इसका। इसी पे यहाँ पे एक बटन आ रहा होता है पीएचपी में एडमिन का, इस पे क्लिक करें तो भी आप पीएचपी में एडमिन पहुंच जाएंगे। या आप चाहें तो लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माई एडमिन लिखें तो भी आप पीएचपी माई एडमिन पर पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे लिए एक आईडीई है माइस्क्यूएल के डेटाबेस का। ओके। सो ये हमारा पीएचपी माई एडमिन का जो है वो इंटरफेस आ गया हमारे सामने। ओके, यहाँ पर अब हम एक डेटाबेस बना लेंगे, और फिर उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे। तो जब भी काम शुरू करें, अगर आप पहली बार उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक नया डेटाबेस बनाएं और डेटाबेस का नाम प्रॉपर रखें, और वैसे ही नाम रखें जैसे आपकी एप्लीकेशन का नाम हो, ताकि आपको डेटाबेस के नाम से ही अंदाजा हो जाए कि ये डेटाबेस क्यों बनाया हुआ है आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ सारे डेटाबेसेस जो मैंने बनाए हैं, अभी तो डेमो डेमो वन ये तो पढ़ाने के लिए था।
लेकिन जो एक प्रॉपर डेटाबेस है उसका नाम है हेरिटेज अंडरस्कोर लॉयल्टी, मतलब ये हेरिटेज की लॉयल्टी का डेटाबेस है। HMS से बनाया था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इस तरह लॉजिक POSC पॉइंट ऑफ सेल है हमारा। ठीक है, बाकी जो है ये माइस्क्यूएल के अपने डेटाबेसेस है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP मैनेजमेंट और टेस्टिंग के डेटाबेस भी बने होते हैं बाय डिफॉल्ट इसके अंदर। हम अपना डेटाबेस बनाएंगे तो हम यहाँ न्यू पे चले जाते हैं, यहाँ जाके डेटाबेस का नाम देंगे। मैंने कहा जी क्राउड फंडिंग का ये डेटाबेस है, क्राउड फंडिंग DB रख लें नाम, या क्राउड फंडिंग रख दें सीधे काफी है। ठीक है, तो हमने क्राउड फंडिंग DB नाम रख दिया, क्रिएट किया इसको, तो देखिए डेटाबेस बन गया हमारा। ये डेटाबेस है, इसमें इस वक्त कोई टेबल नहीं है। पहला टेबल जो मैं इसके अंदर बना रहा हूँ वो आप कैसे बनाएंगे? दो तरीके हैं टेबल बनाने के। माई SQL का तो UI होता है, ये कह रहा है भाई यहाँ पर ही आप बता दें टेबल का क्या नाम रखेंगे और कितने कॉलम होंगे उसमें। तो लेट से अगर आपने एक काफी कैलकुलेशन कर ली होती है तो आपके पास ऑलरेडी कॉलम्स होते हैं, जिस तरह हमने यहाँ डिस्कस किया था कि भाई ID चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, NGO का टाइटल चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर जी, ईमेल और उनका एड्रेस और इज एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम यहाँ हमें दरकार है। तो यहाँ पर हम आए, हमने कहा भाई टेबल का नाम होगा TBL NGO, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। ये मेरी आदत है कि मैं टेबल के नाम से पहले TBL लगाता हूँ ताकि मुझे ये याद रहे। ये बड़ा आसान हो जाता है फिर समझना कि ये टेबल है। और डेटाबेस के नाम के आखिर में मैं DB लगा देता हूँ, जिससे पता चलता है कि ये डेटाबेस है। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर करें तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। टेबल का नाम आप उसी तरह रख सकते हैं जिस तरह आप किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि भाई इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, अंडरस्कोर अलाउ है, लेकिन देना चाहे तो दे दे, वरना गैर जरूरी सी बात है, स्पेस नहीं दे सकते आप। और जो है वो स्पेशल कैरेक्टर और कोई यूज ना करें, कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखें। कोशिश करें कि आपके डेटाबेस की सारी चीजें, जितने भी ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, डेटाबेस खुद भी, उसका टेबल भी, ये सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, तो वो स्मॉल कैप में रखें ना, कैपिटल केस पे ना जाए। क्योंकि जो डेटाबेसेस होते हैं ये खुद से, जैसे MySQL है, ये कोई केस सेंसिटिव डेटाबेस नहीं है अगर ये विंडोज पे चल रहा है। लेकिन अगर ये लिनक्स पे चल रहा है तो ये केस सेंसिटिव हो जाता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्योंकि लिनक्स केस सेंसिटिव है इसलिए MySQL भी केस सेंसिटिव हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो केस इनसेंसिटिव है, छोटा लिखो बड़ा लिखो विंडोज चला देता है, तो यहाँ पर चल जाए। ठीक है, बट हमें प्रैक्टिस में रखनी है जावास्क्रिप्ट पे सीखी। कॉलम कितने चाहिए? हमने कभी 9 कॉलम चाहिए। क्रिएट का बटन दबाएंगे तो ये हमारे सामने एक लेआउट दे देगा जहाँ पे हम अपने कॉलम डिफाइन कर सकते हैं, और ये 9 कॉलम के लिए से जगह दे देगा। तो सबसे पहले हम जो कॉलम बनाएंगे हर टेबल के अंदर वो हम रखेंगे ID। देखिए मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ। डेटा टाइप उसकी हम इंटीजर ही रखेंगे, बहुत सारी डेटा टाइप है यहाँ पे, इंटीजर का मतलब है नंबर। ठीक है, और इसको हम यहाँ से प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये कह रहा है एक प्राइमरी की बन रही है यहाँ पर, उसका नाम भी, इंडेक्स नेम भी प्राइमरी की बना रहा हूँ मैं। ओके, फिर प्राइमरी की बन गई, मतलब अब इस कॉलम में कभी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, अगर आप भेजेंगे भी तो एरर आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज होती है कि ID हम नॉर्मली खुद नहीं दे रहे होते, कि जब हम खुद 1 2 3 अगर भेजेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब अगले ही कोई ID भेजनी होगी तो हमें टेबल देखना पड़ेगा आगे कि कितनी ID हम भेज चुके हैं, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। तो उसका हल ये है कि आप यहाँ पे A_I नजर आ रहा होगा, उसको कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, तो आप इसको चेक लगा दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ID की जो वैल्यू है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। जब जब आप डेटा रिकॉर्ड करोगे इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली 1 से शुरू होगा और 1 का इंक्रीमेंट करता जाए। ठीक है जी, तो ये हमारी प्राइमरी की बन गई, एक ऐसा कॉलम जिसमें कभी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। दूसरा, हमने उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी दे दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली वो डुप्लीकेशन से जान छूट ही गई हमारी। ये 1 2 3 4 करके ही चलता रहेगा, अंटिल आप डेटा डालते रहेंगे, ये चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा। अब जो है हम दूसरी एक कॉलम बनाने जा रहे हैं, तो कॉलम हमें चाहिए यूजर नेम का, तो मैंने कहा जी यूजर नेम इस तरह से नाम रख लें, या फिर आप यू नेम नाम रख लें। ठीक है, तो ये जो नाम होते हैं हमारे कॉलम के, इसमें कोई मसला नहीं है, बस ये प्रॉपर लिखें आप जिस तरह आपको समझ आता है। ठीक है, जो एक्सप्लेन करे अपने आप को कॉलम, मतलब यूजर नेम का मतलब ये है कि यूजर नेम ही आ रहे होंगे इसके। यूजर अंडरस्कोर नेम लगाएंगे तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। बट मैंने कहा कि मेरी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं अंडरस्कोर यूज करूँ। पहले करता था, हेरिटेज लॉयल्टी देखें अगर यहाँ पे अंडरस्कोर है, बट अब मैं ये प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है, इट्स अप टू मी। इसकी डेटा टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग से मुराद ये कि जो कि हम डबल कोटेशन के अंदर
वैल्यू लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी कीबोर्ड से टाइप किया जाता है। तो डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग की डेटा टाइप नहीं होती, यहाँ पर डेटा टाइप होती है बार चार्ट, ठीक है, वो कहते हैं वेरिएबल लेंथ ऑफ करेक्टर, बार चार्ट। मतलब इसका ये हुआ कि इसके अंदर एक वेरिएबल लेंथ ऑफ करेक्टर आ सकते हैं, ठीक है, करेक्टर की एक सीरीज आ सकती है, मतलब टेक्स्ट आ सकता है, और उसकी जो लेंथ है वो आप यहाँ बताते हैं। जब भी आप वार्चर यूज करेंगे आपको लेंथ बताना पड़ेगी कि भाई कितना डेटा इसमें स्टोर करना है। तो मैंने कहा यूजर नेम जो है वो 250 करेक्टर तक का स्टोर कर सकते हैं। अगर 251 करेक्टर हो जाएंगे तो ये फिर एरर करेगा, वैसे काफी इतना बड़ा यूजर नेम नॉर्मली नहीं होता। मतलब अगर मैं एक नोट पैड पे आके जरा आपको स्टाइल बताऊं कि अगर मैं यूजर नेम अफनान यूसुफ अली राजपूत भी रख दूं, इतना लंबा यूजर नेम, ठीक है, तो भी ये जो करेक्टर है वो 6, 9 और 12, टोटल 21 करेक्टर बनते हैं, ठीक है, काफी लंबा है बट इसके बावजूद भी 21 करेक्टर। तो जो 250 करेक्टर है वो तो ठीक ठाक जगह है इसका मतलब हमारे पास स्टोर करने के लिए। इसको बाकी कोई चीज एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है कि यूजर नेम का कॉलम हो जाएगा। इसी तरह मैंने कहा जी आप यूजर पासवर्ड करके कॉलम बना लें, या सिर्फ पासवर्ड करके कॉलम बना लें, आपकी मर्जी, ठीक है, तो हम इसको पासवर्ड करके बना लेते हैं। इसको भी हम बार चार 250 कैरेक्टर दे देते हैं, ठीक है, इसमें पासवर्ड स्टोर हो जाएंगे हमारे। इसी तरह फिर हमने कहा भी जो जो कॉलम हमने डिसाइड किए थे कि भाई एनजीओ का टाइटल, तो हमने कहा भी एनजीओ टाइटल, इसको भी बार चार 250 करेक्टर दे दिया, ठीक है। इसी तरह हमने कहा भी एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो हमने कहा जी एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह भी कर सकते हैं। या एक चीज और करें कि आप यहाँ पे बस डायरेक्ट एनजीओ लगाने की जरूरत ही नहीं है, कि टाइटल आपको पता है टेबल का नाम ही एनजीओ है, इसका मतलब उसी का टाइटल है। इस तरह रिप्रेजेंटेटिव का नाम जो है वो भी एनजीओ के टेबल में, तो एनजीओ लगाने की जरूरत नहीं है, बार चार दे दें 250 करेक्टर, ठीक है। इसी तरह हमें चाहिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैंने कहा जी कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर पे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो इसकी डेटा टाइप इंटीजर रख देते हैं। देखिए इंटीजर जो है वो आप प्योरली नंबर के लिए यूज करेंगे। अगर हम फोन नंबर या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो फोन नंबर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, वो एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अब ये मैं कैसे अपनी बात साबित करूंगा कि वो स्ट्रिंग होता है, तो आप देखें गौर करें, आप कभी भी किसी फोन नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते, ठीक है। फोन नंबर एज इट इज आप रिसीव करते हैं और एज इट इज लिख देते हैं कहीं भी, ठीक। तो ऐसी चीजें जिनको कभी मैनिपुलेट ही नहीं करना, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस नहीं करना, उनको नंबर में रखने का कोई जवाब नहीं बनता, ठीक है। तो आप इसको हमेशा बात जारी रखें। अब आपको पता है कि कॉन्टेक्ट नंबर काफी बड़े भी होते हैं कुछ जगहों पे, तो 50 करेक्टर भी काफी है, ठीक है, बट फॉर द सेफ साइड इट्स आवर प्रैक्टिस कि हम 250 करेक्टर की ही जगह लेते हैं। अब जब हम 250 करेक्टर लेते हैं तो स्टोर करते हैं, अगर उसमें सिर्फ 3 करेक्टर, तो होता क्या है, बार चार का मतलब ये है कि वो वेरिएबल लेंथ ऑफ करेक्टर स्टोर करेगा, उसकी मैक्सिमम लेंथ 250 है, बट इसमें अगर 3 करेक्टर दोगे तो इट विल जस्ट स्टोर 3 करेक्टर। मतलब आप कॉन्टेक्ट नंबर में अगर सिर्फ 11 करेक्टर देंगे तो 11 करेक्टर की ही जगह ही घेरेगा मेमोरी में। कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, इसके बाद हमने कभी ईमेल, ये भी हम बार चार ले लेते हैं 250 करेक्टर। इसी तरह हमने कहा एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस का एक कॉलम बनाया, और इसको हम बार चार नहीं कहेंगे क्योंकि एड्रेस काफी लंबे लंबे भी होते हैं। इसको हम जो टाइप देंगे वो हम देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि ये अब एक लॉन्ग स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है, ठीक है। कैश टेक्स्ट की जो लिमिट है बाय डिफॉल्ट वो 2 GB की होती है, जो कि बहुत बड़ी लिमिट है किसी भी डेटा को स्टोर करने की एज अ टेक्स्ट, ठीक है। तो एड्रेस टेक्स्ट मिले हमेशा। फिर मैंने कहा इज एक्टिव। अब ये जो इज एक्टिव है ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स, ठीक है भाई, क्या मतलब एक्टिव है या तो यूजर या फिर नहीं है। तो इसको किस तरह से हम स्टोर करते हैं, इसको हम इंटीजर भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बूलियन रख देंगे। देखिए बूलियन की टाइप होती है हमारे पर, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। इसमें आप जो है फिर लेंथ नहीं देते, लेंथ इसकी देने की जरूरत नहीं है। आप इस पे बस एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि भाई जब भी कोई इंसर्ट ना भी करे अगर इसकी वैल्यू इज एक्टिव की, तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू चली जाए, ठीक है, तो ट्रू स्टोर कर लेगा या वन स्टोर। तो ये हमारा इस तरह से कॉलम का पूरा लेआउट बन गया। कॉलम की डेफिनेशन हो गई, और मैंने इसको गो सॉरी इसको नीचे से सेव करूंगा, तो देखिए टेबल बन गया मेरा टीबीएल एनजीओ के नाम से, जिसके अंदर ये सारे कॉलम आ गए, ठीक है। कोई सवाल किसी का ये जो हमने टेबल बनाया इसके मुताबिक, तो बिल्कुल वो पूछें, ताकि फिर हम इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना सीखें। जी जनाब।
क्लियर है सर। ओके हो गया। ठीक है। तो ये तो क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए इतना मसला नहीं होगा। सो अब चलते हैं हम इस डेटा की मैनिपुलेशन की तरफ। ये जो डेटा बेस है, अगर हम इसको देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमें कि कौन सी टाइप है। ये तो कोई आईडी जैसे कि प्राइमरी की है तो यहाँ की बनी हुई आ रही है, और टाइप इसकी बता रहा है कि इंटीजर है। इंटीजर की जो डिफॉल्ट लेंथ इसने रखी हुई माइस्क्वेल ने, वो 11 करेक्टर रखी होती है, और बहुत बड़ा होता है 11 करेक्टर। इससे बड़ी अगर कोई वैल्यू आप देते हैं नंबर में, जिस तरह मैं कहता हूँ ना फोन नंबर को कुछ लोग इंटीजर रख लेते हैं, तो फिर वो गड़बड़ करता है कि जैसे ही आप उसके अंदर डैश लगाते हैं वो एरर देना शुरू कर देता है। अगर आप उसके अंदर +92 लिखेंगे तो भी वो एरर देगा, क्योंकि इंटीजर कभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। ओके। सो एक चीज़ और गौर करें कि यहाँ पर ये तो प्राइमरी की है। आप इसको पढ़ेंगे हमेशा, जब भी कोई टेबल आपके सामने आ जाए अगर पुराना बना हुआ भी, तो आप उसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे कि डेटा किस तरह का है। इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट, इसका मतलब है कि आईडी की वैल्यू आप इंसर्ट नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है डिफॉल्ट करके ना, क्योंकि हर कॉलम के आगे नन आ रहा है लेकिन हमारे इज एक्टिव के आगे वन आ रहा है। तो ये वन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डिक्लेयर करते हुए बताया था कि इज एक्टिव की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वन जा रही हो। ठीक है, तो बंदा एक्टिव होगा, ये रॉ जो है वो एक्टिव नजर आएगी। ओके। अब हम इसको ब्राउज करते हैं तो देखिए टेबल अभी खाली है। ब्राउज का मतलब है कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम जो जो आज हमने क्यूरीज पढ़नी है उसकी तरफ चलते हैं। हमने पढ़ना है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर क्यूरीज होती हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव या सिलेक्ट, जिसको कहते हैं फ्रॉम द डेटाबेस। किसी डेटाबेस के टेबल के ऊपर से डेटा को सिलेक्ट करना, मतलब डेटा लाकर दिखाना। डेटा को इंसर्ट करना मतलब टेबल के अंदर कोई डेटा भेजना। अपडेट करना मतलब टेबल में ऑलरेडी डेटा मौजूद है, आप उस रॉ को, डेटा की उस रॉ को आप अपडेट करते हैं। या फिर आप डिलीट करते हैं कि वो डेटा, वो रॉ डिलीट ही हो जाए हमारे टेबल के अंदर से। ठीक है, ये चारों चीज आज हम देखेंगे। बट मैं यहाँ पर एक चीज आपको मेंशन करूँ कि डिलीट की क्यूरी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने डेटाबेस पे ना चलाएं। ठीक है, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि आप डिलीट की क्यूरी डेटाबेस पे चलाएं। पढ़ लेंगे अभी के लिए, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिलीट को हैंडल कैसे करते हैं, डिलीट की क्यूरी चलाए बगैर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इंसर्ट करना डेटा। ठीक है, डेटा को इंसर्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप लिखते हैं कीवर्ड इंसर्ट का, इंसर्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और माई के अंदर जो स्टेटमेंट है वो आप जितने भी लिख लो, एक क्यूरी के अंदर आप लिख लोगे। ठीक है, जब आप उसको रन करोगे तो जितनी स्टेटमेंट लिखी होंगी उतनी रन होंगी। सिर्फ लिख लेने से काम नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है क्यूरी को, मैं दिखाऊँ। इंसर्ट के बाद आप कहते हैं इनटू, ये भी एक कीवर्ड है, और उसके बाद आप टेबल का नाम बता दें कि कौन से टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। उसके आगे करली राउंड ब्रैकेट के अंदर आप कॉलम बताते हैं, कौन कौन से कॉलम का डेटा मैं भेजूंगा। और फिर वैल्यूज का एक कीवर्ड है, उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगा के आप बताते हैं उन हर एक कॉलम की क्या क्या वैल्यूज है। जिस तरह यहाँ पर आईडी की वैल्यू 1 है, नेम की वैल्यू अली है, एज की वैल्यू 15 है, और क्लास की वैल्यू 10। अब ये चारों कॉलम हमें नजर आ गए, लेकिन वैल्यूज में थोड़ा सा हमें डिफरेंस नजर आ रहा है कि 1 तो डायरेक्ट भेज दिया, अली को सिंगल कोटेशन में भेजा, 15 भी डायरेक्ट भेज दिया, और 10th को भी सिंगल कोटेशन में भेजा। इसका क्या मतलब है कि जो 1 और 15 है ये तो इंटीजर वैल्यूज है। ठीक है, इनको डायरेक्ट भेज दिया, लेकिन नेम और क्लास जो है ये बाहर चार है, या ये स्ट्रिंग है, इसलिए इनको सिंगल कोटेशन में भेजा। ये तरीका होता है माई में इंसर्ट की पीढ़ी करने का। मैं आपके सामने भी करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाए, देखें ये हमारा एक टेबल है जिसके अंदर आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हम आईडी की वैल्यू नहीं भेजेंगे। यूजर नेम, पासवर्ड, टाइटल, रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और एड्रेस, ये सारी फील्ड हम भेजेंगे। इज एक्टिव भी हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये जो है वो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 पे सेट हुई है। अब इंसर्ट की क्यूरी लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्यूरीज लिखेंगे। जब हम बैकएंड बना रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हमने बार बार क्यूरी नहीं लिखनी होती, हम बल्कि एक फंक्शन बनाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और उस फंक्शन के अंदर फिर वो क्यूरी कॉल कर देते हैं माइस्क्यूल की एक बार। तो जब जब वो फंक्शन कॉल होगा वो क्यूरी बार बार चलती रहेगी, तो इंसर्ट हमारा ऑटोमेट हो जाएगा। इंसर्ट की क्यूरी लिखने का तरीका तो आप देखें दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहीं पर ये जो आपके सामने एडिटर सारा है इसको एडिट इन लाइन करें, तो यहाँ पे आप क्यूरी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं सबसे पहले अभी यहाँ लिखूंगा। उसके बाद फिर हम एक और जगह पे, ये जो एसक्यूएल वाली जगह, ये जो टैब है, यहाँ पर भी जाके हम क्यूरीज करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ज्यादा बेहतर है कि आप वहां जाके क्यूरी लिखें। बट फॉर जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ भी लिख सकते हैं क्यूरी। यहाँ पर मैंने लिखा जी इंसर्ट इनटू, मैंने कहा जी टीबीएल एनजीओ। देखो मुझे इंटेलिजेंस भी दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारे आईडी का फायदा है, टीबीएल एनजीओ।
अब कॉलम हम कौन कौन से भेज रहे हैं, मैंने ब्रैकेट लगाया, मैंने कहा भी मैं यूजर नेम भेजूंगा, देखो बता रहा है कि एक यूजर नेम का कॉलम है यहाँ पर, कॉमा, मैंने कहा जी मैं पासवर्ड की वैल्यू भेजूंगा, कॉमा, मैंने कहा मैं टाइटल की वैल्यू भेजूंगा, कॉमा रिप्रेजेंटेटिव की वैल्यू भेजूंगा, कॉमा कॉन्टैक्ट नंबर की वैल्यू भेजूंगा, कॉमा ईमेल की वैल्यू भेजूंगा, और एड्रेस की वैल्यू भेजूंगा। ठीक है, सारी वैल्यूज में भेजूंगा। इत्तेफाक की बात है कि ये सारी वैल्यूज ही मेरी जो है वो वार चार है, तो ये डेफिनेटली सारी की सारी वैल्यूज जो है वो सिंगल कोटेशन में जाएंगी। जैसे ही ये कॉलम की रेंज खत्म हुई, मैं इसके आगे लिखूंगा वैल्यूज। अब मैं वैल्यूज देना शुरू करूँ। आईडी में इसलिए नहीं भेज रहा कि ऑटो इंक्रीमेंट है, जैसे ही इंसर्ट होगा आप देखेंगे आईडी 1 हो चुकी होगी खुद ब खुद। और इज एक्टिव भी मैं इसलिए नहीं भेज रहा कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 पे ऑलरेडी सेट है। तो अब हम डेटा भेजना शुरू करते हैं। यूजर नेम के लिए हमने सिंगल कोटेशन लगाया और यहाँ लिख दिया हमने फॉर एग्जाम्पल अफनान, कॉमा लगाया, पासवर्ड मैंने कहा जी 123456, कॉमा लगाया, सिंगल कोटेशन, टाइटल मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल सैलानी वेलफेयर। ठीक है, ऐसे कोई भी नाम आप दे दें। उसके बाद आ गया रिप्रेजेंटेटिव, कौन है भाई रिप्रेजेंटेटिव है इसके, हमारे क्या नाम है उनका, बशीर फारूक, बशीर फारूक। ठीक है जी। तो यूजर नेम भी उनका कर लेते हैं, अपना हटाए थे यहाँ पर हमने कभी, लेट्स से बशीर f@सैलानी.com। ठीक है भैया, उनका यूजर नेम हो गया, लेट्स यूजर नेम पासवर्ड, फिर टाइटल आ गया, फिर रिप्रेजेंटेटिव आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो हमने कहा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-1234567, कॉमा लगाया। ईमेल एड्रेस चाहिए तो मैंने कहा ईमेल इनका वही दे देते हैं, बशीर f@सैलानी.com। सही है, ये ईमेल है, वही यूजर नेम रखा, वही ईमेल रख दिया, हमारी मर्जी। अच्छा, एड्रेस जो है वो उनका हमने दे दिया अभी बहादुराबाद, बहादुराबाद, कराची। ठीक है भैया, हो गया। तो ये हमारी पूरी रॉ तैयार हो गई। आखिर में बिल्कुल एंड में एक सेमीकोलन लगा दिया, इससे ही हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, माई स्क्वेल भी बेचारा शरीफ है, तो अगर आप इसके यहाँ एंटर दबा दें, 2-3 एंटर दबा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी एक्स्ट्रा वैलिड स्पेसिस से, अगर ये अंदर वैल्यूज होंगी तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं फर्क पड़ता स्पेस देने से। इतना कर लें जरा, खुला खुला हो जाए। अब मैं इसको गो करता हूँ, तो देखें इसने दिखाया कि एक रॉ इंसर्ट हो गई। और जब हम ब्राउज करते हैं तो ये दिखाता है कि इस टेबल के अंदर अब एक रॉ पड़ी हुई है, जिसके अंदर आईडी 1 आ गई, ऑटो इंक्रीमेंट, यूजर नेम वही आ गया, पासवर्ड जो हमने दिया था, टाइटल आ गया, रिप्रेजेंटेटिव आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, और एक्टिव आ गया 1। ठीक है। तो ये तरीका था क्यूरी लिखने का। मैं वो क्यूरी जो है मैंने कॉपी नहीं की, ओके। तो क्यूरी लिखने का दोबारा एक बार तरीका देख लेते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ एसक्यूएल के अंदर, मतलब इजी तरीका सिखाया तो एसक्यूएल के अंदर आ जाए, यहाँ पर आप आए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट हमें कुछ सपोर्ट दे रहा होता है कि जैसे यहाँ अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए पूरी इंसर्ट की क्यूरी बना के दे दी इसने। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा इसका फीचर है कि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता। अब आईडी तो हम नहीं भेज रहे, तो हम आईडी यहाँ से हटा दें। ठीक है। और जो वैल्यूज हैं वो अब हमारी 8 रह गई हैं, तो हम 8 वैल्यूज भेजेंगे। ठीक है। इस एक्टिव को इस बार मैं भेज के भी दिखा दूंगा आपको, पिछली बार नहीं भेजा था तो बाय डिफॉल्ट बन गया था। अगर आप किसी को इज इनएक्टिव करना चाहते हैं, मतलब 0 भेजेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यूजर नेम हमने यहाँ भेज दिया, लेट से हमने करिए, अब जो 70, पासवर्ड हमने डाल दिया कोई भी पासवर्ड। ठीक है जी। उनकी एनजीओ का टाइटल हमने कभी ईदी फाउंडेशन। ठीक है। और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ईदी साहब हैं। अब तो मेरे ख्याल से फैसल ईदी हैं, तो फैसल ईदी का नाम डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। और कॉन्टैक्ट नंबर हमने फर्जी डाल दिया यहाँ पर, और ईमेल एड्रेस हमने बना दिया लेट्स से ईदी@gmail.com। एड्रेस उनका हमने डाल दिया लेट्स से खारादर, कराची। और जो इज एक्टिव की वैल्यू है, क्योंकि वो इंटीजर है तो मैंने 0 भेज दिया। इसका मतलब है कि उस कॉलम में अब वो जो डिफॉल्ट 1 गिर रहा था उसकी जगह 0 गिर जाएगा। ठीक है, अगर भेजेंगे वैल्यू, नहीं भेजेंगे तो 1 ही गिरेगा। ठीक है, तो देखें ये पूरी हमारी क्यूरी बन गई। मैंने इसको कॉपी भी कर लिया हथियार ताकि हम दोबारा यूज कर सकें। तो वो किया, देखें वो कह रहा है जी 1 रॉ इंसर्ट हो गई। ठीक है, इतना टाइम लगा इंसर्ट होने में। ब्राउज करते हैं तो देखें अब 2 रॉज आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं अपने किसी भी टेबल के अंदर
MySQL के। जी, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछें, ताकि फिर हम ये वीडियो हमारी एंड करेंगे, और तकरीबन 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। उसके बाद फिर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट सिलेक्ट पे काफ़ी बात करनी है, तो इसलिए मेरी जी। सर ये डेटा हम फॉर्म से कैसे ला सकते हैं डेटाबेस में? देखिए, फॉर्म से लाने के लिए हमें बीच में एक सर्विस बनानी पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस डायरेक्ट रिएक्ट पे अटैच नहीं होगा। ठीक है, डेटाबेस अटैच होगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, जो कि हम यहाँ पर नोड यूज कर रहे होंगे हमारे पास बैकएंड के। ठीक है, तो हम नोड की सर्विस लिखेंगे जो डेटाबेस पे अटैच होगी, और हम उस सर्विस को कॉल कर देंगे रिएक्ट से। तो रिएक्ट वो डेटा नोड की तरफ भेजेगा, और नोड में क्योंकि कोड लिखा हुआ कि MySQL का डेटाबेस कनेक्ट करो और वहां से डेटाबेस में इंसर्ट कर दो, तो वो इंसर्ट कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। तो इंसर्ट की क्यूरी हमने देखी। अ, सर, इंसर्ट में मल्टीपल रॉस कैसे डालते हैं? चले 4 मिनट है तो ये भी कर लेते हैं कि अगर एक ही इंसर्ट में मल्टीपल रॉस डालनी हो तो उसका क्या तरीका। तो देखिए, उसका तरीका ये है, लेट्स से ये हमारी एक लाइन आ गई। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज का पूरा एक कलेक्शन है, ये आप कॉपी कर लें और कॉमा लगा के इसको दोबारा लिख दें, तो अब ये 2 रॉज इंसर्ट करें। ठीक है, वैल्यूज के बाद पहली रो कॉमा दूसरी रो, ठीक है, इसी तरह कॉमा तीसरी रो, तो अब ये 3 रॉज इंसर्ट कर देगा। अच्छा, डेटा थोड़ा सा बदल देते हैं, मतलब यहाँ अब्दुल सत्तार साहब की जगह पे हम, लेट्स से यहाँ पर हम जफर अब्बास को डाल लेते हैं। ये उनके जेडीसी वाले जो होते हैं, जफर अब्बास, ठीक है, ये उनका नंबर आ गया। ठीक है भाई, जफर अब्बास साहब की जो फाउंडेशन है उसका नाम है जेडीसी फाउंडेशन। ठीक है, और वो जो है मेरे ख्याल से जौहर में उनका था मेन, जौहर कराची। और नंबर ये रहने देते हैं, ईमेल उनका चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल JDC Foundation@gmail.com। सॉरी, ये क्या था, रिप्रेजेंटेटिव था ना, रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, जौहर कराची रिप्रेजेंटेटिव है के जफर अब्बास खुद। ठीक है जी, और जो उनका एड्रेस है वो है गुलिस्तान जौहर। ठीक है, ये एक एड्रेस आ गया। इसी तरह एक और एनजीओ ले लेते हैं, कोई लेट से एनजीओ आ गई। एक है अंसार बरनी साहब, वो भी चलाते हैं कुछ एनजीओ, अंसार बरनी है। ठीक है भाई, उनकी एनजीओ का नाम सारिम बरनी फाउंडेशन है, सारिम बरनी। ठीक है जी, तो उनका एड्रेस जो है वो है MA जिना रोड, आई गेस। मैं गलत जवाब लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आएगा उनका नाम, तो उनका नाम क्या है, बरनी साहब कर देते हैं। ठीक है, और ईमेल जो है उनकी याहू की कर देते हैं, लेट से, और एड्रेस उनका जो है। ठीक है, तो अभी 2 रॉज हो गई। इसी तरह तीसरी रो आ गई, तीसरी रो पे हम अपनी फाउंडेशन बना लेते हैं, इंडस, लेट से इंडस हॉस्पिटल को बना देते हैं। इंडस, पासवर्ड मैंने भी रहने दिया, नाम कर दिया हमने इंडस हॉस्पिटल। और इसके रिप्रेजेंटेटिव हमें नहीं पता, तो मिस्टर बीसी कर दिया हमने। और इसी तरह हमने उनका ईमेल एड्रेस भी डाल दिया, admin@indus.com। और उनका जो रीजन है वो कोरंगी है, उनका हेड ऑफिस है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसको हम एक्टिव करके भेजते हैं, इसको भी हम एक्टिव करके भेज देते हैं। ठीक है, इनको भी हम एक्टिव करके भेज देते हैं। तो देखो, एक ही में मैंने 3 बार कॉमा लगा लगा के वैल्यूज दे दी। ठीक है, इसको और तरीके से लिख के दिखाने के लिए मैं ये कर देता हूँ कि मैं वैल्यूज के बाद एंटर कर, तो वैल्यू के बाद सारी वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से आप मल्टीपल रॉज इंसर्ट कर सकते हैं। आखिर में आप सेमीकोलन लगा दें, जब आप स्टेटमेंट खत्म करनी वो करेंगे, तो देखें 3 रॉज इंसर्ट हो गई, तो ये आपके पास आ गया डेटा। ठीक, इस तरह मल्टीपल रॉज इंसर्ट हो सकती है। सो हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर लिया, हमने सिंगल रॉ इंसर्ट की, हमने मल्टीपल रॉज इंसर्ट की। ठीक है, अच्छा, कुछ एरर्स जो हमें रिसीव होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं इंसर्ट के मामले में। मतलब अगर हम इंसर्ट करेंगे इनटू TBN NGO, और हम डायरेक्ट भी वैल्यूज देंगे, ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर आपको कॉलम सारे ही भेजने हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यूज, और फिर वैल्यू करके आप, फॉर एग्जांपल एनजीओ का नाम मैंने कहा जी ABC,
एनजीओ का पासवर्ड मैंने कहा 2525। और लेट से मैं टाइटल भूल गया, और मैंने रिप्रेजेंटेटिव दे दिया अफनान यूसुफ। और मैंने जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, कुछ भी। ठीक है। और जो है मैंने ईमेल भी डाल दिया अफनान@gmail.com। उसके बाद मैंने एड्रेस भी दे दिया कोरंगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं इंसर्ट करने लगा। तो आमतौर पे जो हमारा टेबल है उसमें 10 कॉलम है, या 9 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मैं कितने भेज रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं सिर्फ 6 कॉलम भेज रहा हूँ। तो इसमें से आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो नहीं भेजनी, ठीक है, एक माइनस हो गया। एक्टिव इनएक्टिव ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ऑटो डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेट है, तो इसको भी नहीं भेजना। पर उसके बावजूद भी मुझे 7 कॉलम भेजने थे, तो मैंने 6 भेजे। अगर आप इस तरह कभी करेंगे तो आप जब इसको गो करेंगे तो देखेंगे क्या एरर, एरर आ गया। वो कह रहा है कि भी कॉलम काउंट डजंट मैच द काउंट, वैल्यू काउंट एट रॉ 1। तो ये कह रहा है जी जो कॉलम आप भेज रहे हैं वो वैल्यूज से मैच नहीं कर रहे, मतलब उनका काउंट ठीक नहीं है, आपके कोई एक कॉलम आपने मिस किया हुआ है। तो इसका ख्याल रखना होता है। जैसे यहाँ पर मेरा एक बीच में टाइटल वाला मिस है वैल्यू। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लेट से टाइटल नहीं भेजता और मैं यहाँ आखिर में कॉमा लगा के टाइटल भेज देता हूँ, लेट से मैंने कहा जी ABC वेलफेयर, तो देखिए होगा क्या अब, क्योंकि हमने कॉलम तो बताया भी नहीं है पीछे, तो ये क्या करेगा जी, ये पहले वाले में ये रख देगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, जो जो भी कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम याद आएगा, पासवर्ड याद आएगा, और टाइटल के अंदर अफनानी सुबह आ जाएगा, फोन नंबर के अंदर रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह उल्टा सीधा हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर गो करते हैं तो कॉलम वगैरह भी मैच नहीं हो रहे। तो भाई एक तो ओके, हाँ सही है, क्योंकि मैं इज एक्टिव भी नहीं भेज रहा ना, तो मैंने यहाँ पर 0 भेज दिया इज एक्टिव को। ठीक है, कॉलम मैच होगा। तो आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अच्छा, अगर नहीं कर रहा तो चलो फिर यहाँ कॉलम के नाम देना पड़ते हैं, बट इसको जाना चाहिए था। चलो आईडी भी हम भेज देते हैं, वैसे तो ऑटो इंक्रीमेंट है। हम अगर यहाँ 1 भेजेंगे तो एरर दे देगा, हम 6 भेज देंगे। ठीक है, वो कर दिया तो हो गया इंसर्ट। लेकिन देखो, क्योंकि मैंने बस आगे पीछे करके भेज दिया डेटा कॉलम पूरे करने के चक्कर में, तो उसका नुकसान क्या हुआ कि देखो मेरे पास पासवर्ड तो भी, अब टाइटल में अफनान आ रहा है और एड्रेस में ABC वेलफेयर आ रहा है, क्योंकि उसी जगह भेजा था ना उसको। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो MySQL में एक तो तरीका ये है कि यहीं हाथ के हाथ इसको एडिट करो। ठीक है, UI है बेहतरीन सा, आप यहाँ से अफनान यूसुफ उठाओ, नीचे करते जाओ, नीचे करते जाओ, चेंज करते जाओ। यहाँ ABC वेलफेयर को यहाँ से उठाया मैंने और यहाँ रख दिया। यहाँ पर मैंने अफनान यूसुफ लिख दिया। ठीक है, यहाँ ईमेल को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। एड्रेस में कोरंगी लिख दिया, और फोन नंबर भी मैंने कोई नंबर डाल दिया। तो ये तो अपडेट हो जाएगा, शरीफ है बेचारा। ठीक है, गो कर दिया तो ये देखो कब अपडेट हो गया। तो ये तो सही है, इसमें कोई मसला नहीं। बट ये एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई कि इंसर्ट की क्यूरी को आप इस तरह से खराब लोग कर लेते हैं। बेस्ट ये है कि आप एसक्यूएल पे जाएं और क्यूरी इंसर्ट इस तरह से करें। एक काम और हो सकता है कि अगर आप आगे पीछे वैल्यू भेजना भी चाहते हैं तो फिर आप आगे पीछे करके भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, मैं वैल्यूज लिखना शुरू करता हूँ मेरे पे। ओके, तो इज एक्टिव तो मैं नहीं भेजूंगा, मैं ये वैल्यूज भेजूंगा। और मैं एड्रेस कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले भेज दूंगा यहाँ पर। सबसे पहले मैंने कभी एड्रेस है। ठीक है, इसका क्या फायदा है? अब जो है, आप जो पहली वैल्यू भेजेंगे वो एड्रेस में चलेगी। तो अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट से तारिक रोड, तो एड्रेस में तारिक रोड चलाएगा। उसके बाद यूजर नेम आ गया लेट से अली खान, और पासवर्ड आ गया कोई भी। ठीक है, वैल्यूज हैं कोई भी हो सकती है, टाइटल आ गया एनीथिंग इस तरह, रिप्रेजेंटेटिव आ गया ताहिर अजीज, इसी तरह कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। ठीक है, कोई भी। और ईमेल एड्रेस आ गया aptech@gmail.com। ठीक है भाई, तो देखो ये सब ठीक हो गया। अब ये कॉलम क्योंकि हमने एड्रेस शुरू में भेजा है, भेजा शुरू में, तो ये इसकी वैल्यू भी एड्रेस में ही ले जाएगा, पहली वैल्यू। ठीक है, हालांकि जो कॉलम है उसकी कोई वैल्यू प्लेस चेंज नहीं होगी, कॉलम की प्लेस वही रहेगी। डेटा प्रॉपर इंसर्ट हुआ, ब्राउज करके देखो तो देखो यूजर नेम में अली खान आ रहा है और एड्रेस में तारिक रोड आ रहा है, जहां भेजा था वहीं पे आ गया। ठीक है, तो ये इंसर्ट को हमने थोड़ा सा और चेंज करके भी एक नजर देख ली। तो डेटा इंसर्ट तो हो गया। ठीक है, अगला काम होता है डेटा को सिलेक्ट करना। ठीक है,
रिट्रीविंग डेटा। अच्छा, इसको लोग मैनिपुलेशन में डालते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मैनिपुलेट करता नहीं है डेटा। डेटा को मैनिपुलेट करने से मुराद ये होती है कि डेटाबेस के टेबल पे कोई फर्क आए, मैनिपुलेशन आए। इंसर्ट करते हैं तो टेबल के अंदर एक रॉ बढ़ जाती है, अपडेट करते हैं तो कोई रॉ चेंज होती है, डिलीट करते हैं तो एक रॉ कम हो जाती है, इससे डेटा मैनिपुलेट होता है। लेकिन जब हम सिलेक्ट करते हैं डेटा को, सिलेक्ट करने से मुराद ये जो हम अभी देख रहे हैं, हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं ना तो ये डेटा हमारे सामने आता है, ये है सिलेक्ट करना। अगर यहाँ देखो, यहाँ क्यूरी भी लिखी हुई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल का नाम है। सही है, तो ये सिलेक्ट करना, रिट्रीव करना, डेटा को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्यूरी भी बड़ी अच्छी है जो हमें आनी चाहिए, ठीक है, डेटा को सिलेक्ट करने के तरीके। तो ये मैनिपुलेशन में इसको शामिल करते हैं लोग कि डेटा मैनिपुलेशन हो रही है, लेकिन एक्चुअली इससे मैनिपुलेशन हो नहीं रही होती, ठीक है। इट जस्ट शो यू द डेटा, इट डजंट इफेक्ट द डेटाबेस, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डेटाबेस। बहरहाल, तो हम ये करते हैं कि हम जो है वो अपने डेटाबेस में चलते हैं और पहली रिट्रीव द क्यूरी की जो क्यूरी है वो चलाते हैं। तो हम यहाँ पर एसक्यूएल में ही चल के चलाते हैं ताकि हमारे सामने हो। तो देखिए, पहली क्यूरी तो ये है, बड़ी सादी सी क्यूरी है। आप लिखेंगे सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट करके लाओ। स्टैटिक का मतलब है ऑल कॉलम्स। पहले तो ये समझ लें कि सिलेक्ट के फौरन बाद जो आप लिखेंगे वो सारे कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टैटिक मतलब सारे कॉलम, स्टैटिक का मतलब है ऑल। फ्रॉम, कहाँ से भी, कहाँ से लेके आना है, तो मैंने कहा टीबीएल एनजीओ, यहाँ से लेके आओ, सेमीकोलन लगा। ये क्या करेगा, ये टीबीएल एनजीओ में से सारे कॉलम उठा के ले आएगा, और रॉज भी सारी ही आएंगी, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, ये रॉ कितनी लानी है या कौन सी लानी है, बस रॉ तो सारी आ जाएंगी। कॉलम हमने बता दिया कि कॉलम हमें सारे चाहिए इस बार। वो गो किया तो देखिए वही सारा सारा का सारा डेटा हमारे सामने नजर आ गया टीबीएल एनजीओ में से, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल कॉलम, स्टैटिक का मतलब ऑल कॉलम, फ्रॉम टीबीएल एनजीओ, तो ये सारे कॉलम आ गए। अगर मैं कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहता हूँ तो मैं यहाँ स्टैटिक की जगह पे कॉलम का नाम दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सिलेक्ट आईडी, आईडी का कॉलम चाहिए बस। गो करेंगे तो देखो रॉस तो सारी आई लेकिन कॉलम एक ही आया आईडी का, ठीक है। अगर बहुत सारे कॉलम चाहिए, लेकिन मतलब जो है वो लिमिटेड ही हो, पूरा नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे चाहिए, तो आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं, कॉमा, फिर कभी यूजर नेम, आईडी और यूजर नेम दोनों आ जाए, वो करें, फिर देखें आईडी आ गया कॉलम और यूजर नेम। अच्छा, एक और भी जबरदस्त चीज है कि अगर आप कॉमा करके दोबारा आईडी दे देंगे तो ये दोबारा आईडी वाला कॉलम भी ले आएगा, ठीक है, मना नहीं करेगा, ये वही कॉलम है जो दोबारा आएगा, ठीक। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो जो भी कॉलम आपको चाहिए आप ले लें। या देखो, मैंने कहा यूजर नेम, मैंने कहा सिलेक्ट आईडी कॉमा यूजर नेम कॉमा स्टैटिक। इसका क्या मतलब है, पहले एक आईडी का कॉलम आएगा, फिर एक यूजर नेम का कॉलम आएगा, और फिर पूरा टेबल के सारे कॉलम भी आ जाएंगे, ठीक है। कह रहा नहीं भाई ये गलत तरीका है, क्या तरीका है, क्यों कर रहे हो ऐसा। मैंने कहा, चलो सही है, वैसे हो जाना चाहिए था। अच्छा, स्टैटिक नॉर्मली कहते हैं शुरू में रखो, इधर रखते हैं स्टैटिक और आईडी। मैंने कहा पूरा आए उसके बाद आईडी का कॉलम भी है, अब ठीक है। तो पूरा टेबल आया और आखिर में उसने आईडी का कॉलम भी मिला दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। करते नहीं है नॉर्मली हम, तो हम इस तरह से करते हैं कि जब हमें सारे कॉलम चाहिए तो हम कहते हैं स्टैटिक, स्टैटिक फ्रॉम टेबल, मतलब सारे कॉलम हमें मिल जाएं टेबल के अंदर से। अगर पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे आईडी चाहिए, मुझे टाइटल चाहिए एनजीओ पे, बस ये दो चीजें चाहिए, और फोन नंबर चाहिए फॉर एग्जांपल, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तीन कॉलम चाहिए तो बस तीन कॉलम मंगा लिए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपके टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बस उस टेबल में से पर्टिकुलर डेटा आपको लाके दिखाया जा रहा है। और अभी हम बात कर रहे हैं कॉलम की, ठीक है। तो सिलेक्ट के बाद हम कॉलम देते हैं, फ्रॉम के बाद हम सोर्स बताते हैं कि कौन से टेबल से लाना है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सी चीज है, सिलेक्ट कॉलम के नाम से, अगर नहीं है कॉलम सारे ही चाहिए तो स्टैटिक करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, तो सारे कॉलम्स के साथ सारा डेटा उठ के आ जाएगा। सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स, अगर आप बताओगे कॉमा लगा लगा के फ्रॉम टेबल, तो उस टेबल के पर्टिकुलर कॉलम उठ के आ जाएंगे। डेटा पे अभी कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगी, ठीक है। अभी यहाँ गौर करें आप कि डेटा पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, जितना भी डेटा है वो सब आ रहा है। सात कॉलम है तो सात सात रॉज है इसमें, तो सात के साथ आ रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल किसी का यहाँ पर। ऑलराइट, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी। अच्छा, तो ये तो हो गया कॉलम के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कौन कौन से कॉलम चाहिए, सारे भी चाहिए तो सारे मंगा लो। मतलब नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं, जैसे ये वाला टेबल है इसमें पासवर्ड है, तो कभी भी हम पासवर्ड सिलेक्ट करके नहीं मंगाते, लोगों को रिवील नहीं करते। इसीलिए हम स्टेरिक का इस्तेमाल कम करते हैं, हम कहते हैं भाई आईडी यूजर नेम टाइटल और कॉन्टेक्ट पासवर्ड हम नहीं दिखा रहे। हालांकि हम दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो हमारे पास है इस वक्त कि हमने अगर यहाँ पासवर्ड की फील्ड कॉल की तो पासवर्ड भी यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, जो भी डेटा टेबल आ जाए।
तो हम इसको कॉलम को जो है लिमिट करने के लिए हम सिलेक्ट के बाद जो है वो कॉलम के नाम देते हैं, स्टैटिक दिया तो सारा आ गया। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अब आता है सर कि डेटा को फिल्टर करें। तो डेटा को फिल्टर करने के लिए हमने सिलेक्ट पढ़ लिया, स्पेसिफिक कॉलम पढ़ लिया, अब कंडीशनल रॉज रिट्रीविंग, कि भाई हम कोई कंडीशन दें, कोई फिल्ट्रेशन लगाएं जिससे हमारा डेटा जो है वो फिल्टर हो जाए। तो हम सबसे आखिर में जब पूरा कॉलम बता दिया हमने, कौन कौन से कॉलम चाहिए, कौन से टेबल में चाहिए, अब हम बताते हैं कि भाई कौन सा डेटा लाना है, कौन सी रॉस को लाना है। तो हम यह कहते हैं वेयर, वेयर। और वेयर के बाद हम कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, जैसा कि पहली कंडीशन मैंने कभी सिर्फ वो आए जो एक्टिव है, मैंने कभी इज एक्टिव इक्वल टू 1, जहां पर वेयर इज एक्टिव वाले कॉलम में 1 लिखा हुआ ना, सिर्फ वो आए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ हैं जिनमें जीरो भी है। तो अगर हम इस तरह से क्यूरी चलाएंगे कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, तो मतलब इस टेबल के सारे कॉलम लाओ, मगर जहां पर इज एक्टिव की वैल्यू 1 हो, सिर्फ वो वाले। ठीक है, तो ये रॉ में चेक करेगा, इज एक्टिव वाले कॉलम के जो रॉज हैं उसके अंदर जहां जहां 1 होगा सिर्फ वो रिट्रीव करेगा। वो करते हैं। तो देखो अब ये सिर्फ 5 रॉस लेके आया। ठीक है, 1, 3, 4, 5 और 7 आईडीज हैं इनकी, और ये टोटल 5 रॉज हैं जिनमें इज एक्टिव की वैल्यू 1 थी। देखो उसने हाईलाइट भी करके दिखा दिया कि इस पेज पे वेयर किया है। ठीक है, इज एक्टिव की वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरह से हम रॉस की फिल्ट्रेशन करते हैं। अब मैं अगर किसी को ढूंढ रहा हूँ, लेट्स से मैंने कभी सिर्फ वो लाना जहां पर लेट्स से रिप्रेजेंटेटिव का नाम बराबर हो लेट्स से एबीसी के, सिर्फ वो वाले लेकर आना। अब देखो ये क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव का कॉलम एक स्ट्रिंग कॉलम था, वारचार था, इसलिए मैंने सिंगल कोटेशन में लिखा और बिल्कुल मैच वैल्यूज लिख दी कि जहाँ रिप्रेजेंटेटिव का नाम एबीसी हो, सिर्फ वाले वाली रॉ लेके आना पूरी सारे कॉलम। तो देखो सिर्फ वो रॉ आई जिसमें रिप्रेजेंटेटिव का नाम एबीसी है, मैच हो गया और ये डेटा आ गया। ठीक है, कॉलम हमारी मर्जी, हमने एस्टेरिक दिया हुआ। अगर मैं कहूँ भाई सिर्फ उसकी आईडी लाके, तो जिसकी रिप्रेजेंटेटिव का नाम एबीसी है, तो इस तरह भी हो सकता है। देखो सिर्फ उसकी आईडी आ जाएगी, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव का नाम एबीसी, आईडी में आ गया फाइल। अगर मैं कहता हूँ नहीं, जिसके रिप्रेजेंटेटिव का नाम एबीसी है उसमें आईडी भी लाओ और उसका टाइटल भी लेके आओ, ठीक है, तो ये दोनों कॉलम आ जाएंगे। इन दिस हॉस्पिटल उनका टाइटल है जहाँ रिप्रेजेंटेटिव है एबीसी। तो मैंने कहा सिर्फ टाइटल ला के दो, वो करते हैं, तो देखो सिर्फ टाइटल आ। ठीक, जो भी आपने कॉलम मंगाने, कॉलम तो हमने पहले ही बात कर ली इस पे, सिलेक्ट के बाद आप कॉलम बताते हैं कौन से चाहिए, फ्रॉम के बाद आप बताते हैं टेबल किस में से चाहिए, और वेयर के बाद आप कोई कंडीशन लगाते हैं कि कौन सा डेटा आपको चाहिए। तो अगर मैंने वेयर के आगे, क्योंकि वेयर जो है कंडीशन है, ठीक है, जहां पर मैंने कहा 1 = 1, भाई वो लेकर आओ जहाँ 1 1 के बराबर है, तो 1 तो 1 के बराबर है हर रॉ के ऊपर। ठीक है, 1 तो 1 ही होता है ना हमेशा। तो देखो सारी रॉज आ जाएंगी। ठीक है, तो वेयर बेसिकली कंडीशन को चेक करना होता है। तो वेयर के बाद हम मतलब ये भी कर सकते हैं, वेयर में और कंडीशन भी दे सकते हैं कि जहां पर आईडी बड़ी हो 5 से, सिर्फ वो वाले हैं। तो वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 5, तो वो करेंगे तो सिर्फ वो रोज आएंगी जिनकी आईडी ग्रेटर देन 5 है। या ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लगा देंगे तो वो बिल्कुल मैथ की तरह चलता है, अब 5 भी शामिल हो गया। अगर हम लेस देन 5, लेस देन और इक्वल टू 5 कर देंगे तो अब 5 से छोटे आएंगे, बड़े वाले नहीं आएंगे। देखो सेम ही, इस तरह से आप वेयर कर सकते हो। वेयर और फिर कॉलम का नाम बताओ और फिर कंडीशन बता दो, फिर इसमें क्या चेक करना है। इक्वालिटी चेक करनी है, नॉट इक्वालिटी चेक करनी है, कभी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह की चीज है। ठीक है, तो वेयर बड़ी मजे की चीज है। इसी तरह स्ट्रिंग में कुछ वाइल्ड कार्ड सर्च भी होते हैं, वो भी एक बता देता हूँ कि मैंने कभी जहां पर टाइटल के अंदर लेट्स से हम कह रहे हैं सिर्फ वो आए जो कि फाउंडेशन जहां जहां, तो हम कहेंगे टाइटल लाइक करके, लाइक ऑपरेटर होता है, काफी एडवांस बात है लेकिन मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर मैंने परसेंट परसेंट का साइन लगाया, इसका मतलब है कि कहीं भी मिले क्या चीज, मैंने कभी फाउंडेशन कहीं भी मिले ले आना। शुरू में परसेंट और आर्ट्स का आखिर में परसेंट का ये कि फाउंडेशन जो है बीच में कहीं भी मिले, चाहे तो शुरू में मिले या आखिर में मिले। अगर इस तरह करेंगे तो इसका मतलब होगा कि शुरू में कुछ भी हो, आखिर में फाउंडेशन हो तब आए। अगर इस तरह करेंगे कि भाई फाउंडेशन शुरू में होना चाहिए, आखिर में कुछ भी हो उसको ले आओ। ठीक है, तो देखो अभी ऐसा तो कोई भी नहीं था फाउंडेशन शुरू में हो, तो ये कोई रॉ नहीं लाया। ठीक है, वेयर कभी एरर नहीं देता, वेयर एक्चुअली रॉ नहीं लेकर आता अगर मैच नहीं हो। मैंने कभी कहीं भी फाउंडेशन मिले तो ले आना, अब ये सर्च करेगा। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ फाउंडेशन से पहले भी गैप हो बाद में भी गैप हो, तो कभी जहाँ बस
तरह कहीं भी फाउंडेशन का वर्ड मिले गैप के बगैर तो भी ले आना। तो अभी देखो दो फाउंडेशन वाले हमारे पास टाइटल है, इसमें एडी फाउंडेशन और जेडीसी फाउंडेशन। ठीक है, तो ये हमारा वीआर हमने काफी देखा। इसको आप खुद भी प्रैक्टिस करें, तो वीडियो भी मैं वैसे तो शेयर कर ही दूंगा डेफिनेटली। इसको खूब प्रैक्टिस करें वीआर के साथ और कॉलम्स के साथ। ठीक है, बाकी दो जो स्मॉल चीजें हैं इसमें अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन पढ़ा देता हूँ मैं, उसके बाद फिर अपडेट पढ़ते पहले डिलीट पढ़ लें। डिलीट करने का क्या तरीका है, आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी पेज पे। आप कहेंगे डिलीट फ्रॉम टीबीएल एनजीओ, तो ये हो गया, भी मैं डिलीट कर रहा हूँ टीबीएल एनजीओ में से। अब अगर सिर्फ ये क्यूरी में चलाए तो डिलीट फ्रॉम टीबीएल एनजीओ, इसका मतलब ये होगा कि जितना भी डेटा टीबीएल एनजीओ में रॉ पड़ी है वो सारी डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने बताया नहीं कौन सी डिलीट करनी है। तो ये जब आप कोई कंडीशन नहीं देते डिलीट में, वो सारी रॉज डिलीट कर देते हैं। सही है? हमने कहा भाई डिलीट फ्रॉम टीबीएल एनजीओ वेयर, कहाँ जहां पर किसको डिलीट करना है। मैंने कहा भाई जहां पर लेट्स से आईडी है इक्वल टू 7। तो ये जो 7 नंबर वाली रॉज है ना, ये अली खान और जिसमें ये अजीब सा टाइटल लिखा हुआ है, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन डली हुई है, इसलिए हम इसको डिलीट कर। मैंने कहा भाई टीवीएल एनजीओ में जहां पर आईडी है 7 उसको डिलीट कर दो, तो ये इस रॉ को डिलीट कर देगा। या फिर मैं कहता हूँ अगर आईडी से नहीं करना, वैसे तो आईडी से ही करते हैं हम नॉर्मली ये काम, लेकिन अगर कभी होता है कि कोई और वैल्यू है, लेट से हमने कहा जहां पर आपको यूजर नेम मिल जाए अली खान, उसको डिलीट कर देना। तो बेसिकली अली खान वाले यूजर नेम जहाँ मिलेगा जिस रॉ में, उसको डिलीट कर देगा, तो एक ही बात है। बट अगर मैं इसको एक वैल्यू दूं इस तरह की कि वेयर इज एक्टिव इक्वल टू 0, आप देखें ये इज एक्टिव वाली बात दो रॉस में पूरी होती है, एक रॉ नंबर 2 और एक रॉ नंबर 6, तो इन दोनों को डिलीट कर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जगहों पर ट्रू हो जाता है। तो डिलीट इसी तरह चलता है, हम गो करते हैं, तो ये कह रहा है भाई डू यू रियली वांट टू डिलीट, जैसे ही आपने डिलीट किया तो कंफर्मेशन लेने आ गया अलर्ट बॉक्स में कि भाई वाकई में करना है डिलीट, क्योंकि डेटा एक बार डिलीट हो गया ना डेटाबेस के अंदर से, तो फिर कोई रोल बैक नहीं है इसमें। ठीक है, नॉर्मल डेटाबेस के अंदर कोई रोल बैक नहीं होता, एक बार डिलीट हो गया तो हो गया, खत्म बात, अब आप इसको अंडू नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो कंफर्मेशन लेना है, मैंने कहा ओके। तो देखिए उसने दो रॉज डिलीट की, ब्राउज करते हैं, तो देखिए रॉ नंबर 2 भी डिलीट हो गई और रॉ नंबर 6 भी डिलीट हो गई। अब हम कितना इसको ढूंढे वो हमें नहीं मिले, ये जो डिलीट हो गया वो हमें सही, इसलिए डिलीट चलाना नहीं चाहिए। बट डिलीट मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम करता है। काम की चीज है हमारी अपडेट। ठीक है, अपडेट की क्वेरी हम पढ़ते हैं। अब अपडेट की क्वेरी में क्या है, अपडेट हम बताते हैं कौन सा टेबल अपडेट करना है, और सेट करके बताते हैं हमने कौन सा कॉलम अपडेट करना है। ठीक है, फिर हम वेयर करके बताते हैं उसके अंदर से क्या चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम, अब मैं बताऊंगा कौन सा कॉलम सेट करना है। तो हम कहेंगे सेट। मैंने कहा भाई अच्छा हम आईडी को जो कि प्राइमरी की है उसको नॉर्मली अपडेट नहीं करते, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। आईडीज कभी भी ऐसे कॉलम जो पहचान हो किसी चीज के, उसको कभी भी अपडेट नहीं करते। जैसा कि अगर किसी का ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है हमारे पास तो उसको हम अपडेट नहीं करते, यूजर नेम को अपडेट नहीं करते। हाँ प्राइस है चेंज हो सकती है, प्रोडक्ट का नाम चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट हो या कोई बंदा हो बच्चा हो उसकी एज चेंज हो सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बट नॉर्मली हम वो चीजें अपडेट नहीं करते जो पहचान हो डेटाबेस के अंदर। अब मैंने कभी एड्रेस अपडेट होना है या टाइटल अपडेट होना है, ये जो आईडी नंबर 7 पे पड़ा हुआ है ना, इसका टाइटल गलत डल गया हमसे, इसको अपडेट करना है। तो मैंने कभी सेट टाइटल इक्वल्स टू इसके बराबर कर देना, किसके बराबर, मैंने कभी लेट से इसका नाम हम रख लेते हैं, हमने डिलीट किया ईदी को ईदी रख ईदी फाउंडेशन। तो भाई ये जितनी क्यूरी अभी लिखी हुई है अपडेट टीवीएल एनजीओ सेट टाइटल इज इक्वल टू एदी फाउंडेशन, ये क्यूरी हमें ये तो बता रही है कि भाई टाइटल को सेट कर दो एदी फाउंडेशन, लेकिन ये क्यूरी ये नहीं बता रही कि कौन सी वाली रॉ को करना है। ठीक है, अभी ये सारी रॉस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर मैं गो करूंगा ये हर जगह एदी फाउंडेशन कर देगा। ठीक है, अगर अभी मैं गो का बटन दबाता हूँ, अभी मैं इस क्यूरी को रन कर देता हूँ, तो ये हर टाइटल को एदी फाउंडेशन के बराबर कर देगा। आए करके देख भी लेते हैं, गो किया मैंने, देखें वो कह रहा है भाई आप वाकई में अपडेट करना चाहते हैं, कहाँ अपडेट किया, देखें उसे 5 रॉज इफेक्ट कर दी, मतलब पांचों जगहों पे ये बात हो गई। ब्राउज करेंगे देखें हर जगह यदि फाउंडेशन है, क्योंकि हमने डायरेक्ट कहा था अपडेट करो टीबीएल एनजीओ को और सेट कर दो टाइटल को बराबर
एदी फाउंडेशन, उसने हर जगह एदी फाउंडेशन कर। मैंने कहा नहीं यार, ये तो गलती है, अब अनडू तो होता नहीं है, ठीक है। अब मैं दोबारा अपडेट ही कर सकता हूँ उसको कि भाई अपडेट टीबीएल एनजीओ सेट टाइटल इज इक्वल्स टू, मैंने कहा लेट्स से सैलानी वेलफेयर, और जहां पर कौन से वाले को, वेयर आईडी इक्वल टू 1, तो फर्स्ट वाले को किसके बराबर कर देगा, फर्स्ट वाले का टाइटल आईडी जिसकी 1 मिलेगी उसका टाइटल ये सैलानी वेलफेयर करके वापस आ जाएगा। इसका एक रो इफेक्ट हुई है, हाँ जी, ब्राउज करते हैं। तो देखिए 1 की जो है वो टाइटल अपडेट हो गया सैलानी वेलफेयर, बाकी वही है जो लास्ट टाइम गलती से अपडेट हो, ठीक है। अब एक और सिचुएशन है कि भी सिर्फ एक चीज अपडेट नहीं करनी, बल्कि ये वाली जो हमारी अली खान वाली फाउंडेशन है इसका टाइटल भी चेंज होगा, और इसके रिप्रेजेंटेटिव का नंबर में डैश भी डाला हुआ वो भी डालना है, ठीक है। तो ये दो काम कर, ये कैसे होगा, हम कहेंगे अपडेट टीबीएल एनजीओ सेट टाइटल इक्वल टू, मैंने कभी टाइटल है फॉर एग्जांपल हैंड्स, कॉमा लगाया, मैंने कहा जो उसका कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी चेंज होगा, फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 0300-857496 3। ये दो काम कर देना, सेट टाइटल इक्वल टू हैंड कॉमा कॉन्टेक्ट इक्वल टू दिस। अब किस वाले को, मैंने कहा जी वेयर आईडी इक्वल टू 7। अब गौर करें मैं आईडी की बेस पे अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि आईडी यूनिक है ना, तो मेरे लिए आसान है इस पे काम करना, तो मुझे पता होता है मैं कौन सी रॉ को अपडेट कर। तो देखिए आपकी बार में दो कॉलम एडिट किए हैं लेकिन रॉ एक ही अपडेट हुई, आईडी नंबर 7 वाली। ब्राउज करते हैं तो देखें आईडी नंबर 7 का टाइटल भी सेट हो गया और उसका फोन नंबर भी सेट हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अपडेट कर रहे होते हैं। तो आज हमने सीखा कि इंसर्ट कैसे होता है डेटा, सिलेक्ट कैसे होता है डेटा, कॉलम किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर रॉज की फिल्ट्रेशन वेयर कैसे करते हैं, और मैंने उसमें बेसिक बेसिक चीज आपको बताई, बाकी आप उसमें पढ़ सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल्स टू, ये सारी चीजें आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डेट कंपैरिजन की बहुत मेथड है वो आप सीख सकते हो, बट जनरल जो इन्फॉर्मेशन हमें माइस्क्ल को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए वो मैंने आपको देने की कोशिश की। और जो है वो फिर हमने अपडेट भी सीख लिया और डिलीट भी सीख लिया, ठीक है। तो ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपनी मोंगो डीबी को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन से, और फिर इसी तरह मोंगो डीबी के ऊपर भी हम एक डेटाबेस बनाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। आपका टास्क जो है वो ये है, मैं इसको क्लासरूम में डाल देता हूँ। आपने दो टेबल बनाने हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट के, ठीक है। आपने डेटाबेस क्रिएट करना है स्टूडेंट के नाम से और कोर्स के नाम से, दो टेबल, ठीक है जी। स्टूडेंट एंड जो है कोर्सेज के आपने दो टेबल बनाने, डेटाबेस का नाम स्टूडेंट मैनेजमेंट रख लें, कोई भी नाम रख लें। आपने कम से कम 5 स्टूडेंट इंसर्ट करने हैं, 3 कोर्सेज इंसर्ट करने हैं, अपडेट करना है, कुछ चीज़ों को सिलेक्ट वगैरह करना है, यही आपका टास्क है, ठीक है। ये जरूर करें असाइनमेंट, मैं आपके क्लासरूम में डाल दूंगा। अ, अच्छा देखें, ज्वाइंस पूछ रहे हैं उमैर, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन जो एक एडवांस टॉपिक है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो हम फुल स्टैक डेवलपमेंट में उसको नहीं सीखते, बट यस जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको पढ़ लेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के साथ उसको कर लेंगे, मसला नहीं। ज्वाइन में बता देता हूँ, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोगों के लिए, इसलिए मैं ये हरकतें करता नहीं हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और टेबल बनाऊँ जहाँ पर लेट्स से टीबीएल फंड्स हो, ठीक है भाई। अब ये फंड है, इसकी आईडी है फंड की, ठीक है, और एनजीओ की एक आईडी मैंने यहाँ रखी है, फंड दे दिए, फॉर एग्जाम्पल फंड अमाउंट, ठीक है। 3 कॉलम मैंने बना दी, इसकी टाइप डबल रख दी, ये दोनों इंटीजर हैं, ये इसका प्राइमरी की हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट, सेव कर दिया। अब टीबीएल फंड में जाके मैंने कुछ डेटा इंसर्ट किया, लेट्स से मैंने कभी एनजीओ नंबर 1 के लिए 500 रुपये आए, एनजीओ नंबर 2 के लिए 300 रुपये आए, वो कर दिया, ठीक है। इसी तरह और इंसर्ट कर लेते डेटा, मैंने कहा दोबारा एनजीओ नंबर 2 के लिए 1500 रुपये आए और एनजीओ नंबर 1 के लिए 300 रुपये आए, वो कर दिया। तो मेरे पास अब यहाँ डेटा है, ये फंड्स का डेटा है, ठीक है, और ये एनजीओ का डेटा, सही है। अब जो फंड है ना, ये जो फंड्स है इसके अंदर एनजीओ की आईडी मौजूद है और अमाउंट यहाँ, और जो एनजीओ की डिटेल है जहां पर एनजीओ के नाम वगैरह है वहां पर फंड नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि फंड हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं डेफिनेटली। अगर हम फंड भी यहीं रिकॉर्ड कर देंगे इसी टेबल के अंदर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन, के हर एक काम के लिए अलग टेबल बनाया जाए। तो एनजीओ का डेटा इस टेबल में है और फंड्स का डेटा इस टेबल में है, और इन दोनों टेबल के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है ये एनजीओ की आईडी, जो आईडी यहाँ एनजीओ की डली हुई है 1 2
उसी आईडी पे यहाँ पे एनजीओ मौजूद है, 1 और 2 तो है नहीं, खैर 3 है। तो हम यहाँ पर फंड्स के अंदर लेट्स से इसको 3 कर लेते हैं। अब ये हमारा फंड्स है और वो हमारा एनजीओ। अब रिक्वायरमेंट ये आ गई कि यार हमें बताओ कि किस एनजीओ के लिए ये फंड आए हुए हैं ना, ये वाले फंड जो है किस एनजीओ के, या नाम भी आ जाए। इसके लिए फिर हम ज्वाइन यूज करते हैं। तो मैं यहाँ एक ज्वाइन लिख देता हूँ जस्ट टू शो यू, लेकिन ये हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कि डेटाबेस की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ डेटाबेस के ऊपर हम जो हमारा एपटेक का कोर्स है उसके अंदर हम 2.5 महीना 2 महीना डेटाबेस पढ़ाते थे, तो उसको 3 क्लासों में करना तो नामुमकिन है। बट यस, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं डेटाबेस के तो आप कर सकते हैं, ठीक है। खैर मैं ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने कभी सिलेक्ट कौन सा कॉलम चाहिए। अब क्योंकि ज्वाइन हो रहा है, मैं वैसे एक वीडियो शेयर कर दूंगा मेरी एसक्यूएल ज्वाइंस पर, बड़ी मशहूर वीडियो है, पुरानी वीडियो है काफी। तो मैं शेयर कर दूंगा कि ज्वाइंस किस तरह काम करते हैं और भी। सो मुझे भाई 2 कॉलम है, 2 टेबल है, एक एनजीओ का टेबल है, एक फंड्स का टेबल। तो मैंने एक तो कहा कि भाई मुझे फंड अमाउंट चाहिए फ्रॉम टीबीएल फंड्स। तो देखो ये फंड्स आ रहा है, ठीक है, सिर्फ फंड्स आ रहे होंगे, अमाउंट आ रहा होगा। फिलहाल मैं ये चलाता हूँ, ठीक है। तो ये अमाउंट आ रहा है। अब मुझे इसके आगे चाहिए कि कौन सी जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड है। तो मैं इस तरह करूंगा कि इस फंड्स को मैं एज ए कर दूंगा, एक एलियास बना दूंगा। तो मैं कहूंगा ए वाले टेबल में से फंड चाहिए, कॉमा बी वाले टेबल में से टाइटल चाहिए, ठीक है। टाइटल कहाँ से मिलेगा? बी वाले टेबल से। तो यहाँ पर हम लगाते हैं ज्वाइन टीबीएल एनजीओ एज बी, ठीक है। तो ये फंड अमाउंट के आगे टाइटल दिखा देगा अब मुझे, लेकिन ये पूछेगा अभी कि किस तरह कनेक्ट किस तरह करूँ। तो मैंने कहा वेयर, यहाँ पर ऑन होता है ए डॉट आई एनजीओ की आईडी, जहाँ पर बराबर बी की आईडी के। तो ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाह रहा। ये देखो प्रॉपर नजर आ रहा है, 500 रुपये सैलानी के लिए आया, फिर 300 रुपये यदि फाउंडेशन के लिए आया, फिर 1500 रुपये यदि फाउंडेशन के लिए आया, फिर 300 रुपये सैलानी के लिए, ठीक है। तो इस तरह 2 टेबल के दरमियान ज्वाइन हो जाता है। बट मैं डेफिनेटली इसको उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जो इसका हक है। उसकी रीजन है कि ये बहुत एडवांस टॉपिक है। ये अब समझ लो, अगर हम डेटाबेस पढ़ा रहे होते तो ये 30 घंटे की, सॉरी, 14 घंटे की नॉलेज ऑफ डेटाबेस के बाद फिर ये टॉपिक हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा मोटिव था वो हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। इंशाल्लाह ये है कि हम नेक्स्ट क्लास में मोंगो डीबी को पढ़ेंगे, बेसिक्स ही पढ़ेंगे डेफिनेटली। हम उसको पूरी तरह से जो है वो नहीं सीख रहे होंगे, हम उतना ही सीखेंगे जितनी हमें ज़रूरत है इसको सीखने की, राइट, एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम करने के लिए। तो ये हमारा असाइनमेंट था। मैं असाइनमेंट टेस्ट कर लेता हूँ। और असाइनमेंट है 12.2 MySQL क्यूरीज। चलिए, और कोई सवाल है तो बताएं, फिर ये मीटिंग हम एंड करेंगे। ठीक है जी, असाइनमेंट भी मैंने पोस्ट कर दिया है। आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है इस वक्त। तो हम जो है वो अपनी क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मोंगो डीबी को इंस्टॉलेशन और फिर इसी तरह मोंगो डीबी के ऊपर किस तरह से डेटाबेस को मैनेज करते हैं। हालांकि वो बड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा नई चीज़ें होंगी वहाँ पर। तो यहाँ पर हम हर चीज़ को टेबल कहते हैं, वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह डेटा का भी थोड़ा सा मुख्तलिफ नाम है, तो कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी, जेसन बेस्ड चीज़ें होंगी, क्यूरी वीडियो होगी नहीं वहाँ पे। तो ये इंशाल्लाह मुझको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हाफिज़। ओके सर।